इस नई और विशेष गहन चर्चा में गोता लगाने का समय आ गया है। इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक बहुत ही जटिल और बड़ी तेजी से बदल रहे भूराजनीतिक परिदृश्य को सुलझाना है। जी बिल्कुल। और जो सामग्री आज हमारे पास है वो काफी विस्तृत है। हाँ, हमारे पास विकिपीडिया के एकदम ताज़ा लेख हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की रिपोर्ट है और MPIDSA के भू रणनीतिक विश्लेषण भी शामिल हैं। साथ ही आज सुबह की ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स भी। एकदम सही। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच जो दशकों पुराने समीकरण थे वे फरवरी 2026 में आकर पूरी तरह से पलट गए हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा केवल युद्ध या कूटनीति के बारे में नहीं है। ये गहराई से ये समझने के बारे में है कि कैसे सीमा विवाद, उग्रवाद और आर्थिक दबाव एक पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। और जो जिज्ञासु मन ये सोच रहे हैं कि इस विदेशी राजनीति से उनका क्या लेना देना है, तो ये कहानी दुनिया भर की सप्लाई चेन से जुड़ी है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के भविष्य और परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच मंडराते खतरे से भी इसका सीधा संबंध है। तो चर्चा की शुरुआत एकदम ताज़ा और मैं कहूँगा चौंकाने वाली घटना से करते हैं। कल ही की बात है, 22 फरवरी 2026। जी, पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले। बिल्कुल। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में घुसकर बमबारी की है। मतलब एक देश दूसरे देश की सीमा में जाकर हवाई हमले कर रहा है। ये वाकई में बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन संदर्भ जोड़ते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अचानक नहीं हुआ। तो इसकी असली वजह क्या थी? अगर हम टाइमलाइन देखें तो 6 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में एक बहुत ही खौफनाक बम धमाका हुआ था, जिसमें शायद 31 लोग मारे गए थे। जी हाँ, 31 नमाजी मारे गए थे। और उस हमले की जिम्मेदारी ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने ली थी। पाकिस्तान का ये हवाई हमला उसी का प्रतिशोध है। अच्छा, लेकिन दोनों देशों के दावों में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 70 से अधिक आतंकवादी मारे हैं। और अफगानिस्तान का कहना है कि बमबारी में 18 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन जब मैं पिछले साल की रिपोर्ट्स देख रहा था तो मुझे याद आ रहा है कि अक्टूबर 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, आप ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन चलाया था जिसका मुख्य लक्ष्य TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को खत्म करना था। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कूटनीति के स्तर पर जो कोशिशें हुई वे पूरी तरह विफल रहीं। कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की थी ना? जी हाँ, अक्टूबर में कतर और तुर्की की मदद से एक युद्ध विराम लागू हुआ था, लेकिन आज वो ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। एकदम सही। और आज हालात ये हैं कि ड्यूरंड रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं तोपखानों और ड्रोन्स के साथ आमने सामने खड़ी हैं। ड्यूरंड रेखा, ये नाम बार बार सामने आता है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आखिर दो इस्लामी सरकारें जो कभी एक ही पन्ने पर थीं, वे आपस में क्यों लड़ रही हैं? इसका जवाब 1893 में खींची गई उस 2670 किलोमीटर लंबी ड्यूरंड रेखा में छिपा है, जो पश्तून आबादी को बीच से बांटती है। बिल्कुल। यह रेखा एक ही संस्कृति को मानने वाले पश्तूनों को दो हिस्सों में बांट देती है। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने, यहां तक कि पुराने तालिबान शासन ने भी नहीं। जी हाँ, 1996 से 2001 के तालिबान शासन ने भी इसे कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना। उनका तर्क है कि 100 साल का समझौता 1993 में ही समाप्त हो गया था। और इसीलिए जब भी पाकिस्तान ने वहां बाड़ लगाने की कोशिश की तो तालिबान ने उसे उखाड़ फेंका और तार काट दिए। और यहीं पर TTP फैक्टर की एंट्री होती है। जो आंकड़े मैंने देखे वे डराने वाले हैं। TTP ने 2021 में पाकिस्तान के अंदर 294 हमले किए थे। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें अफगान तालिबान और TTP के रिश्तों को डिकोड करना होगा। दोनों के बीच देवबंदी सुन्नी इस्लाम की गहरी वैचारिक समानता है। और शायद पश्तूनवाली का सिद्धांत भी। एकदम सही पकड़ा आपने। पश्तूनवाली, जो मेहमान नवाजी का पश्तून सिद्धांत है, 2021 में सत्ता में आते ही अफगान तालिबान ने अपनी जेलों से TTP नेताओं को रिहा कर दिया था। तो बेसिकली अफगान तालिबान TTP को पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह का सौदा करने के हथियार या बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, वे उन्हें सौंपने से साफ इनकार कर रहे हैं।
ये तो सिर्फ सेनाओं की हड़ाई हुई, लेकिन इसका जो मानवीय मूल्य चुकाया जा रहा है वो बहुत विचलित करने वाला है। जी, शरणार्थियों का मुद्दा बहुत गंभीर है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 10 अफगान शरणार्थी शिविर बंद कर दिए। 85,000 शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान भेज दिया गया। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पंजाब प्रांत से भी 22,000 लोग निकाले गए हैं। ये कूटनीतिक दबाव बनाने की एक बहुत ही क्रूर रणनीति है। रातों रात लोगों को ट्रकों में भरकर निकाला जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि क्या अफगानिस्तान का जर्जर बुनियादी ढांचा इस अचानक आई आबादी को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। वहां तो पहले से ही हाहाकार मचा हुआ है। आर्थिक नाकाबंदी ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। तोरखम और चमन सीमाएं बंद होने का सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है। हाँ, काबुल में आटा, चावल और सीमेंट जैसी बुनियादी चीजों की भारी कमी हो गई है। और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपने व्यापारियों को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के बजाय ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने को कहा है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मैंने दस्तावेजों में पढ़ा था कि चाबहार बहुत महंगा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। चाबहार रसद के मामले में काफी महंगा है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में ईरान बहुत नीचे है। और वहां तक पहुंचने वाला जो राजमार्ग है, जरंज डेलाराम मार्ग, वहां तो सुरक्षा का भी बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, इसीलिए कराची अभी भी सबसे सस्ता और तेज विकल्प है। ये अफगानिस्तान की गहरी आर्थिक मजबूरी को साफ दिखाता है। और यहीं पर मामला वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब इस भू राजनीतिक बिसात पर चीन की एंट्री होती है। चीन की नज़र अफगानिस्तान के खनिजों पर है, विशेषकर लिथियम और मेस आयनाक की तांबे की खदान पर, जो करीब $1 ट्रिलियन के खनिज बताए जाते हैं। और CPEC का विस्तार भी तो उनकी योजना है ना? बिल्कुल। लेकिन चीन इस वक्त दुविधा में है। दासू जल विद्युत परियोजना पर TTP के हमलों में चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इस घटना ने चीन को डरा दिया है। मतलब बिना सुरक्षा के उनका सारा पैसा दांव पर है। एकदम सही। चीन मध्यस्थता की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के मोर्चे पर क्या हो रहा है? CFR की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? CFR की 2026 की रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी देती है। उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की मध्यम संभावना है। मध्यम संभावना? ये तो बहुत बड़ा अलर्ट है, खासकर मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए। जी, अप्रैल 2025 में पहलगाम में 26 लोग आतंकी हमले में मारे गए थे और उसके बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और उस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक विफल रहा था। इसीलिए पाकिस्तान अब चीन और तुर्की से नए ड्रोन और एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो पाकिस्तान एक साथ 2 मोर्चों पर फंस गया है। बिल्कुल, पूर्वी सीमा पर भारत के साथ और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ भारी सैन्य तनाव है। किसी भी सेना के लिए ये एक दुस्वप्न है। और इसी बीच सबसे बड़ा कूटनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। अफगान तालिबान और भारत करीब आ रहे हैं। जी, अक्टूबर 2025 में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी दिल्ली आए थे। और भारत ने 16 टन जीवन रक्षक दवाएं भी दी थी। बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी, स्रोतों में जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील बातें हैं, हम उन्हें पूरी निष्पक्षता से रख रहे हैं। हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि तालिबान जल्द ही नई दिल्ली में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और तो और, तालिबान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख का खुले तौर पर समर्थन किया है। ये पाकिस्तान के लिए सचमुच एक कूटनीतिक नाइटमेयर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ज्ञान का वास्तविक महत्व क्या है? सुनने वालों के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। इस क्षेत्र की अस्थिरता केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहती। ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए लिथियम जैसी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के भविष्य को भी तय करती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, परमाणु संपन्न देशों के बीच शक्ति संतुलन को ये सीधे तौर पे खतरे में डाल सकती है। तो सारांश में अगर हम कहें तो पाकिस्तान ने अपने ही बनाए हुए एक पुराने सहयोगी यानी तालिबान को दुश्मन बना लिया है। जी हाँ। और इस पूरी रस्साकशी में भारत ने अफगानिस्तान में बिना सैन्य हस्तक्षेप के एक नई रणनीतिक जगह बना ली है। एकदम सही आकलन है। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। वो क्या? जब कोई देश आर्थिक रूप से पूरी तरह घुटनों पर आ जाता है, तो क्या विचारधारा पीछे छूट जाती है? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। आज अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के व्यापारिक रास्तों पर निर्भर है।
क्या ये आर्थिक अस्तित्व का संकट अंततः अफगान तालिबान को मजबूर करेगा कि वे अपने वैचारिक पश्तून भाइयों यानी टीटीपी को पाकिस्तान को सौंप दें? या फिर वे भूख और अलगाव को चुनेंगे लेकिन अपनी कट्टर विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे? यही वो सवाल है जो 2026 में पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य तय करेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, ये ज्ञान और तथ्यों की एक नई खुराक थी। हमारे विस्तृत चर्चा आज यहीं संपन्न होती है। जी। अगले विस्तृत विश्लेषण तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और सीखते रहें।